दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पे पैन कार्ड को कैसे रजिस्टर किया जाता है। आज के हमारे वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर ITR 1 कैसे फाइल की जाती है। अगर आप भी अपनी ITR घर बैठे खुद फाइल करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज के हमारे वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ITR फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में इनकम टैक्स ई फाइलिंग कीवर्ड को सर्च करना है। इसके बाद सर्च रिजल्ट में आपके सामने ये एक लिंक ओपन हो जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू होम पेज बटन पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन देख रहे हैं। आपको सेकंड वाला ऑप्शन लॉग इन हेयर, इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी एंटर करना है। आपका पैन नंबर ही आपका यूज़र आईडी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मेन्यू अपीयर हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स लिंक पे क्लिक करना है। आप चाहें तो ई फाइल सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न टैब पे क्लिक करने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। हम फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ITR 1 फाइल कर रहे हैं, जिसके लिए ये असेसमेंट ईयर 2021 होगा। इसके बाद आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। हम ITR 1 फाइल करेंगे तो मैंने ITR 1 को सिलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल और रिवाइज्ड ये एक ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सबमिशन मोड आपको सिलेक्ट करना है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और अपलोड XML। हम प्रिपेयर एंड सबमिट फर्स्ट वाले ऑप्शन के थ्रू रिटर्न फाइल करेंगे, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे प्रीफिल कंसेंट ली जा रही है। ऑनलाइन मोड से अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो पैन डेटाबेस से जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में फिल हो जाएंगी। ऑफलाइन मोड में अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट यूटिलिटी ही डाउनलोड करें और लेटेस्ट यूटिलिटी के थ्रू ही अपनी ITR को प्रिपेयर करें। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ITR 1 फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ITR 1 फॉर्म किन किन SSEs के लिए एप्लीकेबल होता है। ITR 1, जिसको कि हम ITR 1 सहज फॉर्म के नाम से जानते हैं, इस फॉर्म के थ्रू सैलरीड एम्प्लॉई जिनकी की टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए तक है और इसके अलावा एक हाउस प्रॉपर्टी से भी उनको कुछ इनकम अर्न होती है और अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इसके थ्रू उनको कोई इनकम रिसीव होती है और 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम भी वो लोग अर्न करते हैं। ऐसे SSE ITR 1 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा SSE जो कि किसी कंपनी में डायरेक्टर है या उसने किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस फॉर्म को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ टैब्स गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन का है। आपको ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए, इसके बाद ही आपको अपने फॉर्म को फिल करने के लिए प्रोसीड करना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट टैब पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर एसएससी की कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर्ड हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पैन डेटाबेस से ऑटो पिक हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से रिव्यू कर लेनी चाहिए। रिव्यू करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इस सेक्शन में कुछ फील्ड्स ग्रे हो रखी हैं जैसे कि पैन कार्ड, और कुछ फील्ड्स ग्रे नहीं हो रखी जैसे कि आधार कार्ड। तो जो फील्ड्स ग्रे हो रखी है उन्हें आप एडिट नहीं कर सकते, बाकी फील्ड्स को आप एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी दिख रही है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है। यहाँ से आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। इसके बाद 820 ऑप्शन में फाइलिंग सेक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से सेक्शन में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं। फाइल अंडर सेक्शन, इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इसके बाद सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में बिलेटेड रिटर्न का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन है, और इसके बाद आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले का ऑप्शन है। हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल है। अगर आप अपनी रिटर्न किसी नोटिस के अगेंस्ट में फाइल कर रहे हैं तो आपको सेकंड टैब सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपका एप्लीकेबल सेक्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो करेंगे। एक बार समझते हैं कि 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या है। अगर किसी एसएससी की टैक्सेबल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है तो उसे 139 सबसेक्शन 1 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। बट अगर किसी एसएससी की टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और उसने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज उसकी एनुअल टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है। पर क्योंकि उसने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की हैं इसलिए उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यही प्रोविजंस 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में गिवन है। आप नीचे देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस गिवन है। अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपने अपने करंट अकाउंट में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक बार या एक से अधिक बार में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए कैश में जमा किए हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। अदरवाइज आपने 2 लाख रुपए किसी फॉरेन टूर पर एक्सपेंड किए हैं अपने या अपने किसी अदर पर्सन के लिए तो भी ये ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। या फिर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ज़्यादा रहा हो। हमारे लिए ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया है। इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट टैब पे प्रोसीड कर जाना है। नेक्स्ट टैब में दोस्तों हमें अपनी एनुअल इनकम की डिटेल देनी है। सेक्शन B1 में सबसे पहले आपको अपनी सैलरी या पेंशन की डिटेल्स एंटर करनी है। ऑप्शन ए के अंडर आपको सैलरी एंटर करनी है। इसके बाद अगर आपको कोई परक्विजिट भी मिलता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अगर सैलरी के बदले कोई फैसिलिटी कोई बेनिफिट कंपनी ने दिया है तो थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर कोई अलाउंस आपके लिए एप्लीकेबल है जो कि आपकी सैलरी में से एग्जम्प्ट है तो आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वो रेलिवेंट अलाउंस सिलेक्ट करेंगे और उसका एग्जम्पशन का अमाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेरे लिए कोई एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। नेक्स्ट सेक्शन में आपकी नेट सैलरी कंप्यूट हो चुकी है। इसके बाद आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो कि 50,000 की एक स्टैंडर्ड फ्लैट डिडक्शन है वो आपको मिल गई है।
पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कैलकुलेट हो गया है ऑटोमेटिकली। इसके बाद सेक्शन B2 में आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करने हैं। मेरे लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इस सेक्शन को स्किप कर दूंगा। अगर आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल है तो आपको सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या डीम्ड लेट आउट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये सेक्शन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो किसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ड्रॉ कर रहे हैं। B3 ऑप्शन में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को मेंशन करना है। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको सेविंग अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट मिला है या आपने पोस्ट ऑफिस, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई FD कराई हुई थी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, या इनकम टैक्स रिफंड पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, फैमिली पेंशन है या कोई भी अदर टाइप की इनकम है, तो उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और इसके सामने यहाँ पर उसका अमाउंट भी एंटर करना है। B4 ऑप्शन में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो कि B1, B2 और B3 का टोटल है कैलकुलेट हो जाएगी। पार्ट C में आपको अपनी डिडक्शंस मेंशन करनी है, जिसके बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ऑटो कंप्यूट हो जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच कोई इन्वेस्टमेंट की है जिसका कि बेनिफिट आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए लेना चाहते हैं, तो वो सेपरेटली आपको शेड्यूल नंबर DI के अंदर मेंशन करनी होगी। चलिए वन बाय वन इन डिडक्शंस के लिए प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपने अगर कोई LIC प्रीमियम पे किया है, कोई एन्युटी प्लान लिया है, कोई PF फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया है या इसी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको उसका अमाउंट एंटर करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर अमाउंट एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच कोई इन्वेस्टमेंट की है और उसका बेनिफिट आप प्रीवियस ईयर 1920 के लिए लेना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यस करेंगे और शेड्यूल नंबर DI में इसका बाइफिकेशन आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपीज़ LIC के लिए टोटल क्लेम किया है, तो शेड्यूल नंबर DI में मुझे इसका बाइफिकेशन देना होगा कि इस टोटल 50,000 में से मैंने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 में कितना इन्वेस्टमेंट किया था। लेट्स से ये मैंने 10,000 किया था, तो 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 4 महीनों में किया गया है और रिमेनिंग जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट था वो मैंने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए किया था। तो चलिए फिर से हम अपने रेलेवेंट सेक्शन में आ जाते हैं। मेरे लिए ये डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको 0 कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको 0 करूंगा तो मेरे लिए डिक्लेरेशन का ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेंशन फंड से रिलेटेड डिडक्शन दी गई है। इसके बाद आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में अगर सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पर आपको डिडक्शन डालनी है। इसी तरीके से चैप्टर 6 की काफ़ी सारी डिडक्शन यहाँ पर मेंशन हैं। जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है उस रेलिवेंट ऑप्शन में आपको अपना डिडक्शन का अमाउंट एंटर करना है और सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली आपकी डिडक्शन को कंप्यूट करके टोटल टैक्सेबल इनकम सेक्शन C4 में कैलकुलेट कर देगा। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी एग्जम्प्ट इनकम को डिक्लेयर करना है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेलिवेंट सेक्शन को सिलेक्ट करना है और अपनी इनकम को अमाउंट सेक्शन में एंटर करना है। मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट डी में आप देख सकते हैं आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पर जो मेरी टैक्स लायबिलिटी थी उसमें से मुझे सेक्शन 87A में रिबेट भी मिल गया है, बिकॉज मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के लिए मेरी टैक्स लायबिलिटी 0 है।
आपको बीच बीच में इस सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका डेटा रियल टाइम में सेव होता रहे। नेक्स्ट स्टेप टैक्स डिटेल्स का है। यहाँ पर आपको अपने टीडीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। जो भी रेलेवेंट शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है, उस शेड्यूल में आपको अपने टीडीएस की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। जैसे कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसकी डिटेल आपको शेड्यूल 1 में एंटर करनी है, और अदर देन सैलरी जो भी टीडीएस की इंफॉर्मेशन है वो आपको शेड्यूल 2 में एंटर करनी है। वैसे ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के डेटाबेस से पिक हो जाती हैं, बट इन केस आपके केस में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप अपने फॉर्म 16 या 16A से या फिर फॉर्म 26AS से मैच करके इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से शेड्यूल 3 और बाकी शेड्यूल आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन शेड्यूल इनकम टैक्स का है, जहां पर आपको अपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले आपको BSR कोड एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट एंटर करनी है, इसके बाद चालान नंबर और फिर टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों टैक्सेस पेड एंड फाइनल वेरिफिकेशन का है। ये ITR फाइल करने का फाइनल स्टेप होता है दोस्तों। इससे पहले कुछ अदर टैब्स के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। शेड्यूल DI ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो ये टैब आपके लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। टैक्स शेड्यूल सेक्शन 80D के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स के लिए कोई मेडिक्लेम लिया है तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप या आपकी फैमिली में से कोई भी सीनियर सिटीजन है आपके पेरेंट्स को छोड़कर। अगर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और अगर आप ये बेनिफिट अवेल नहीं करना चाहते हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नंबर 2 के अंडर आपको अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और अगर ये बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल ATG डोनेशंस के लिए एप्लीकेबल होता है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई डोनेशन दिया है तो आपको इन 4 सेक्शंस में उसको एंटर करना है, जिसका की डिडक्शन आपको इस ITR में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन शेड्यूल 80GGA है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया है। तो आपको रेलेवेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अपने डोनेशंस की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है और टैक्स लायबिलिटी के लिए फाइनली उस बेनिफिट को क्लेम करना है। चलिए हम वापस से टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे कि हम अपने ITR फाइलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल टैक्सेस पेड की इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है। इस सेक्शन में आपको कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये सारे फील्ड ऑटो कैलकुलेटेड होते हैं। मेरे केस में ना तो टैक्स पेबल है और ना ही मेरा कोई TDS डिडक्ट हुआ है, इसीलिए ये सारे फील्ड 0 शो हो रहे हैं। अगर आपके केस में आपका टैक्स पेबल आपके TDS से कम है तो आपका रिफंड D14 पॉइंट में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और रिफ्लेक्ट करेगा। पार्ट E में आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे पहले आपको IFS कोड एंटर करना है, इसके बाद आपको बैंक नेम ऑटोमेटिकली IFS से पिक कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है और फिर आपको इस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है फॉर रिफंड क्रेडिट। ये ऑप्शन सिलेक्ट करना कंपलसरी है, भले ही आपका रिफंड ना बनता हो। अगर आप एक से ज़्यादा बैंक में सेविंग अकाउंट होल्ड करते हैं या करंट अकाउंट भी आप होल्ड करते हैं तो सारे बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देना कंपलसरी है। मैंने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कम से कम एक बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है रिफंड क्रेडिट के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को रिफंड क्रेडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया है तो फिर रिटर्न प्रोसेसिंग के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा आपके कौन से बैंक अकाउंट में रिफंड को क्रेडिट किया जाए। लास्ट सेक्शन दोस्तों वेरिफिकेशन का है। आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना फादर नेम टाइप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कैपेसिटी सिलेक्ट करनी है कि आप खुद अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ सिलेक्ट करेंगे, और आपके बिहाफ पे कोई प्रोफेशनल इस रिटर्न को फाइल कर रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपना प्लेस एंटर करना है और डेट ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। इसके बाद लास्ट सेक्शन में आपको यहाँ से वेरिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन रिटर्न को ई वेरीफाई करने का है। आप चाहें तो अपने आधार ओटीपी या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमेट अकाउंट के थ्रू और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, चारों में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है उसके थ्रू साथ साथ रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको 120 दिन का टाइम मिल जाएगा इस रिटर्न को बाद में ई वेरीफाई करने के लिए। आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, बट आपका जो एक्नॉलेजमेंट है उसका फाइनल प्रिंट जनरेट नहीं होगा। वो तभी जनरेट होगा जब आप इस रिटर्न को ई वेरीफाई कर देंगे 120 दिन के अंदर। थर्ड ऑप्शन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं और रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट को मैन्युअली साइन करके सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल बेंगलोर में भेजना चाहते हैं। इसके लिए भी आपको 120 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने प्रीव्यू कॉपी ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शंस गिवन हैं, सबमिट, एडिट और एग्जिट। अगर आपने फॉर्म अच्छे से वेरीफाई कर लिया है और सब कुछ ठीक है तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और डिटेल्स करेक्ट करने के बाद फिर से ये प्रोसेस करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन आईडी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिकॉज मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो मेरे को ये रिटर्न 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करनी होगी। रिटर्न को ई वेरीफाई करने के बाद आपके रिटर्न फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए आपको डैशबोर्ड पे आना है। उसके बाद व्यू रिटर्न फॉर्म्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पैन, असेसमेंट ईयर, फॉर्म नंबर, फाइलिंग डेट, फाइलिंग टाइप, फाइलिंग सेक्शन, एक्नॉलेजमेंट नंबर और स्टेटस रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिटर्न फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन में आपको रिटर्न एक्नॉलेजमेंट और ITR फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक गिवन है। इन दोनों लिंक्स को क्लिक करके आप अपना ITR फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ई वेरिफिकेशन के अदर मेथड्स के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।